हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज लेकर आई हूं फिजिकल ज्योग्राफी से मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो मैंने नहीं बनाए हुए। सारे क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं जो आने वाले हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज फिजिकल ज्योग्राफी से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हुआ है विंड्स, लोकल विंड्स, ठीक है, हवाएं और स्थानीय हवाएं। ठीक है, इनसे टॉपिक लिया हुआ है। तो क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, जैसा कि ईसीएस का पेपर पोस्टपोन हो गया था और बताया गया था कि मध्य दिसंबर तक कराने की संभावना है, लेकिन अब बता रहे हैं कि 7 या 8 दिसंबर को हो जाना है। ठीक है, दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, ये न्यूज़ अभी चल रही है। ठीक है, सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में ही एग्ज़ाम करा देंगे, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं रहेगा, फिर या मार्च में ही होगा। तो फाइनली दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाना है, इसलिए आप लोग डिले ना करें, अपनी पढ़ाई लूज ना करें, लगातार कंटिन्यूटी रखें और पढ़ते रहें। ठीक है, जैसे कि आज टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर तो शायद हम पढ़ा चुके हैं, हाँ एटमॉस्फेयर पढ़ा चुके हैं, और साइक्लोन एंड इंसुलेशन भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, बस 1 मिनट में क्वेश्चन अभी लग जाएंगे। 1 मिनट वेट कीजिएगा बच्चे। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर पढ़ा दिया ना। ये लास्ट लेक्चर में करा दिया इंसुलेशन। ठीक है, आज का टॉपिक है, जैसे कि 15 क्वेश्चन ही कराते हैं हम। ठीक है, भूगोल, भौतिक भूगोल में ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू आज लगाए हुए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, जैसे कि बताया विंड्स से क्वेश्चन लिए हुए हैं, लोकल विंड्स, स्थानीय हवाएं, पवनें। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें अधिक सशक्त तथा स्थायी होती हैं। क्यों? फर्स्ट, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे फॉन्ट नहीं है इसलिए मिस्टेक हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। ठीक है, और सेकंड है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है, कोरियोलिस फोर्स अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। बताइए आंसर क्या होगा इसका। अच्छा, बढ़ने से पहले कुछ आपको बता दें। ठीक है, हवाएं क्या हैं? क्या आप लोग डेफिनेशन बताएंगे? अगर कोई पूछे हवा क्या है, क्या बताएंगे? तो सिंपल सा बेसिक बता देते हैं। वायु एक क्या है? भौतिक वस्तु है जो कि विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण होती है। ठीक है, वायु क्या है? विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण होती है, मिक्सचर। ठीक है, उसका अपना स्वयं का भार, वेट होता है। ठीक है, इस कार्य धरातल पर वायु अपने भार द्वारा क्या डालती है? दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई, जैसे कि 1 वर्ग इंच या 1 वर्ग गज आदि पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही क्या कहते हैं? वायुदाब। ठीक है, प्रेशर कहते हैं। अगेन सुन लीजिए, एयर क्या है? वायु एक भौतिक वस्तु है जो कि विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण होती है, मिक्सचर होती है। इसका अपना स्वयं का वेट होता है। इस कार्य धरातल पर क्या अपना दबाव डालती है। धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहा जाता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि सागर तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ठीक है, सागर तल पर वायुदाब क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठीक है, लैंड की अपेक्षा सागर तल पर वायुदाब क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इसमें जैसे बताया गया कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है।
और दूसरा बताया उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक है। ठीक है, तो क्या होगा ये तो सही है, ये फर्स्ट तो स्टेटमेंट सही है ये, बट ये उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होगा, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा, अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, केवल एक। ठीक है, अच्छा पश्चिमी पवनें होती क्या है, वेस्टर्लीज क्या होती है, मैप के द्वारा बता देते हैं। यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, ये मेडिटेरियन 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और यहाँ पे 30 डिग्री अक्षांश नॉर्थ, और ये है 60 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और इसके जस्ट साउथ में भी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, हो गया। वेस्टर्लीज क्या है, पछुआ पवनें। पछुआ पवनें वेस्टर्लीज। उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब, वायुदाब की पेटियां होती ना, ये भी बताएंगे अभी। उपोष्ण उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब। ठीक है, उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री। ठीक है, से उपध्रुवीय सब पोलर बेल्ट होती ना, उपध्रुवीय सब पोलर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब 60 से 65 डिग्री। ठीक है, डिग्री अंशांश के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवन, के बीच दोनों गोलार्धों में साउथ और नॉर्थ दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवन है। ठीक है, स्थायी पवन है। ठीक है, पछुआ पवन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज, पछुआ पवन, पश्चिमी पवन। ठीक है, और ये देखो 30-35 डिग्री से उपध्रुवीय निम्न उपोष्ण उच्च वायुदाब, यहाँ विषुवत रेखा, तो यहाँ पे क्या होगा, निम्न वायुदाब, यहाँ पे हो गया उपोष्ण उच्च वायुदाब, यहाँ पे क्या हो गया, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। ठीक है, यहाँ उपध्रुवीय निम्न वायुदाब होगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री 30 से 35 डिग्री से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। ये देखो ऐसे हवाओं की दिशा अभी जस्ट बताएंगे। ठीक है, और साउथ में भी, दक्षिण गोलार्ध में। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में चलेंगे। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम से। देखो दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व की दिशा की ओर जा रही हैं, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिण गोलार्ध में उत्तर
पश्चिम से दक्षिण पूर्व। दक्षिण गोलार्ध में ये कहाँ कैसी इनकी दिशा होगी वेस्टर्लीज की? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम, यहाँ पश्चिम हो गया ना, उत्तर पश्चिम। पछुआ पवने क्यों बोलते हैं? पश्चिम दिशा से चलती हैं। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व की दिशा में चलती हैं। कौन सी पवने? वेस्टर्लीज पछुआ पवने, ठीक है। पछुआ पवने क्या? उपोष्ण उच्च वायुदाब 30-35 से उपद्रवी निम्न वायुदाब 60-65 के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवन है, इन्हीं को पछुआ पवन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा, यहाँ दिशा लिख देते हैं, दिशा में, और दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में ये प्रवाहित होती हैं, ठीक है। और बताते चले कि स्थायी पवन क्या होती है। एक स्थायी पवन है, मानसूनी पवन है, स्थानीय पवन, अलग अलग। स्थायी पवन, परमानेंट विंड, जिन दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चलती हैं, स्थायी पवन, यहाँ पे लिख देते हैं स्थायी पवन, इनको बोलते हैं परमानेंट विंड, ठीक है। परमानेंट विंड जैसे कि नाम से ही है, परमानेंट विंड, ठीक है। स्थायी पवन जिस दिशा में वर्ष भर चलती है, हवाएं प्रायः वर्ष भर चलती हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? परमानेंट विंड, ठीक है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रचलित पवन भी बोलते हैं, प्रिवेलिंग विंड भी बोलते हैं, या स्थायी पवन, परमानेंट विंड, और इन्हीं को बोलते हैं प्लेनेटरी विंड, ग्रही पवन। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ग्रही पवन, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्हीं को ही बोलते हैं, किनको? परमानेंट विंड को ही, ग्रही पवन। एक मिनट, और इन्हीं को क्या? ग्रही पवन, क्या? प्लेनेटरी विंड, प्लेनेटरी विंड, प्लेनेट से बना हुआ है, प्लेनेटरी विंड, ठीक है, कहते हैं। और मानसूनी पवन क्या है? जिन हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है, उन्हें यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, बता देते ओरली। मानसूनी पवन क्या है? जिन हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है, उन्हें मौसमी या मानसूनी हवा कहते हैं, ठीक है। और स्थानीय पवन क्या है? लोकल विंड क्या है? लोकल विंड, एक मिनट, स्थानीय पवन, स्थानीय पवन क्या है? किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन, लोकल विंड्स कहते हैं। एक मिनट, चेंज हो गया है, ठीक है। किसी स्थान विशेष में चलने वाली, लोकल विंड, किसी स्थान विशेष में चलने वाली, ठीक है, पवनें, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को क्या बोलते हैं? ओहो, बार बार हो रहा है, 2 पे पहुंच गए। पवनों को क्या बोलते हैं? स्थानीय पवन कहते हैं, लोकल विंड्स कहते हैं। जैसे चिनूक, सिरोको, बोरा, इनके एग्जाम हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे चिनूक, सिरोको एंड बोरा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, उत्तरी गोलार्ध में लैंड मास ज्यादा है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में लैंड मास कम है। और इसमें जैसे कि बताया, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स दोनों में समान होता है, चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो या फिर उत्तरी गोलार्ध हो, ठीक है। क्योंकि
पृथ्वी के पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने से, रोटेशन करने से जो बल उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कोरियोलिस बल बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण पवनें तेज होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बाद में बताएंगे भाई, आगे जाके ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तब समझाएंगे। बाकी जितना जरूरी था वो मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स दोनों दिशा में लगातार होता है। ठीक है, कोरियोलिस बल दोनों गोलार्ध में समान रूप से लगता है। ठीक है, इसमें केवल दिशा परिवर्तन होती है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही है। तो आंसर हो गया ए। ठीक है, बाकी बता दिए पछुआ पवने क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा क्या है? ठीक है, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा क्या है? ठीक है, ये पवने हैं। ए समुद्री तूफान, बी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, सी है उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, एंड डी प्रशांत महासागरीय धाराएं। बताइए, आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? आंसर क्या हो गया? बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। आंसर क्या हो गया? बी, एक मिनट, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। ठीक है, क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण, जैसे कि अभी बताया था कि लैंडमास क्या दक्षिणी गोलार्ध में कम होता है एंड उत्तरी गोलार्ध में लैंडमास अधिक है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण इनकी गति क्या होती है? बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, ये हवाएं क्या हो जाती है? तूफान का रूप ले लेती है, तूफानी हवाएं हो जाती है। ठीक है, कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। इनकी प्रचंडता के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें 40 से 50 डिग्री अक्षांश के मध्य गरजती चालीसा, रोरिंग फोर्टिस कहते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। गरजती चालीसा, पश्चिमी पवने है, ये वेस्टर्लीज है। ठीक है, 40 से 50 डिग्री के मध्य चलने वाली पश्चिमी पवने प्रचंडता के कारण ही इन्हें क्या बोलते हैं? बताओ, गरजता चालीसा, गरजती चालीसा, क्योंकि 40 डिग्री अक्षांश के मध्य है तो इसको बोलते हैं गरजती चालीसा। रोरिंग फोर्टिस, रोरिंग फोर्टिस। ठीक है, एंड 50 डिग्री अक्षांश की मध्य जो चलती है तो उनको क्या बोलेंगे? 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास। ठीक है, याद रखना, दक्षिण अक्षांश, साउथ नहीं। 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये इसलिए लिख रहे हैं ना कि आप नॉर्थ समझ लें। ठीक है, जैसे कि इसमें बताएगा दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे प्रचंड रूप वहीं लेंगे क्योंकि वहां लैंडमास कम होगा इसलिए। ठीक है, तो 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास इन्हें क्या बोलते हैं? भयंकर पचासा के पास इन्हें क्या बोलते हैं? भयंकर पचासा, क्योंकि 50 डिग्री अक्षांश के पास है ना। भयंकर पचासा क्या बोलते हैं? फ्यूरियस 50s। ठीक है, और एंड 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश
ठीक है। 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास इन्हें क्या बोलते हैं? चीखता साठा। क्योंकि इनकी फिर गति इतनी तेज होती है, ऐसे लगता है कोई चीख रहा है, चीखने जैसी आवाज। चीखता साठा के नाम से पुकारते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीकिंग 60s। श्रीकिंग 60s। ठीक है, श्रीकिंग 60s। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण इनकी गति इतनी तेज हो जाती है कि हवाएं तूफानी हो जाती हैं। इनकी प्रचंडता के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें गरजत चालीसा, रोरिंग 40s तथा दक्षिण अक्षांश के पास 50 दक्षिण अक्षांश के पास भयंकर 50 फ्यूरियस 50s तथा 60 डिग्री के पास चीखती साठा, श्रिंकिंग 60s आदि के नाम से पुकारा जाता है। किसको बताओ ना? गरजत चालीसा, प्रचंड 50, चीखता साठा है क्या? दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवन है। ठीक है, इनकी इंटेंसिटी के कारण इनका नाम 40 से 50 डिग्री अक्षांश के गरजत चालीसा, 40 डिग्री और 50 डिग्री भयंकर 50, फ्यूरियस 50s एंड 60 डिग्री श्रिंकिंग 60s के नाम से जाना जाता है, पुकारते हैं। ठीक है, 40 डिग्री से गरजत चालीसा। 1 मिनट, इरेजर ले लेते हैं, यही रहेगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? ठीक है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तूफानी चालीसा, जैसा कि इसमें बताया गया है, लंबी चालीसा बताया ना, तूफानी चालीसा रोरिंग 40s पछुआ हवाएं होती हैं जो केवल 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इनके साथ प्रचंड झंझावात भी चलते हैं। प्रचंडता के कारण ही इन्हें गरजत चालीसा या लंबी चालीसा कहा जाता है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। ठीक है, समझ गए ना? कहाँ चलती है? हिंद महासागर में। एक बार और सुन लो। ठीक है, तूफानी चालीसा रोरिंग 40s पछुआ हवाएं हैं जो केवल 40 से 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्धों में मुख्यतः दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इनके साथ प्रचंड झंझावात भी चलते हैं। प्रचंडता के कारण ही इन्हें गरजत चालीसा या लंबी चालीसा कहा जाता है। इनकी दिशा क्या होती है? सामान्य तौर पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा होती है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बी। आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये देखो भी आया ना क्वेश्चन, जैसे जस्ट अभी हमने इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। रोरिंग 40 शब्द प्रयोग होता है इनके लिए। रोरिंग 40 शब्द प्रयोग होता है इनके लिए। ऑप्शन ए, सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। 1 मिनट, यहाँ दक्षिणांश देखो, मैं लिख ही देती हूँ, दक्षिणांश के मध्य। एंड बी है सशक्त समुद्री ज्वार तरंगे 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। एक्चुअली फॉन्ट गड़बड़ है इसलिए दक्षिण लिखने में प्रॉब्लम होती है। एंड सी है नाविकों द्वारा सुनी जाने वाली जाने वाली ऊंची तूफानी आवाजें 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। कोई बात नहीं, जो गलत लिखा होगा तो मैं
उसे करेक्ट कर दोगे, ठीक है। एंड डी होगा समुद्र। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोटों की ऊंची आवाजें 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। अब इतना सब बताने के बाद ये तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ना। दक्षिणांश के मध्य, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा ए। जस्ट अभी सारी एक्सप्लेनेशन कर ही दिया है, इसका बताने की जरूरत नहीं, आंसर हो गया ए। क्योंकि कई बार सिर्फ इंग्लिश का ही वर्ड लिख के पूछ लेते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट नहीं करते हैं कई बार, ठीक है। रोरिंग 40 ही पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए रोरिंग 40 क्या है, गरजती चालीसा, और ये क्या है, दक्षिण अक्षांश में पश्चिमी पवन है, पछुआ पवन है, वेस्टर्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5th क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ क्या प्रभाव पड़ता है। ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, बी, एक मिनट, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ जाता है, बी, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, एंड सी, समान तापमान रहता है, डी, तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता है। चिनूक, चिनूक है, चीनूक नहीं है, चिनूक। ये क्या है, स्थानीय पवन है, ठीक है, स्थानीय पवन, लोकल विंड। लोकल विंड क्या है, इनके विभिन्न विभिन्न जगह पे उनके अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है। ये विशेष, जैसे कि अभी बताया था स्थानीय पवन में, बताया था ना कि किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को क्या बोलते हैं, स्थानीय पवन, लोकल विंड, ठीक है। उनमें जैसे चिनूक, सुराको, बोरा जी बताया था ना अभी, ठीक है। तो अब बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, बी, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, सी, समान तापमान रहता है, एंड डी, तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता। बताइए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। अभी बताएंगे क्यों। चिनूक का अर्थ क्या है, हिमबक्षी। चिनूक का अर्थ है हिमबक्षी, बर्फ को खाने वाला, तो हिमबक्षी, चिनूक। कहीं पे चिनूक भी लिखा है, कहीं चिनूक लिखा है, दोनों सही है। चिनूक का अर्थ है, अर्थ क्या होगा, हिमभक्षी। हिम मीन्स बर्फ, भक्षी मीन्स भक्षण करने वाला, मतलब खाने वाला, हिमभक्षी, ठीक है, हिमभक्षी। चिनूक का क्या अर्थ है, हिमभक्षी। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है, ठीक है। रॉकी पर्वत कहाँ है, बताना पड़ेगा क्या, नॉर्थ अमेरिका में, कहाँ से है, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ टू साउथ, अलास्का से मैक्सिको के नॉर्थ तक फैला हुआ है, क्या, कौन सा माउंटेन, रॉकी माउंटेन, ठीक है। और ये क्या है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों की, ये पूछ लेते हैं ना कथन कारण में, ठीक है, सीधा नहीं पूछ लेंगे कि चिनूक क्या है, इसलिए बताना जरूरी है, ठीक है, सिर्फ ABCD से काम ना चलने वाला है। चिनूक का अर्थ है हिमबक्षी। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है, ठीक है। कैसी हवा है, गर्म तथा शुष्क हवा। गर्म और शुष्क होगी तभी तो वहां अलास्का का जो रीजन होगा, तभी तो वहां के बर्फ को क्या मेल्ट करेगी, पिघलाएगी, ठीक है। और ये कहाँ पे चलती है, यहां लिख देते हैं, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के पूर्वी ढाल, ठीक है, के सहारे चलने वाली, क्या है, लोकल विंड है, हवा, कौन सी, चिनूक, ठीक है। अच्छा, जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है,
इसके प्रभाव से जाड़े का तापमान बढ़ जाता है तथा बर्फ पिघल जाती है एवं शीतकाल में भी हरी भरी घासें उग आती हैं। यह पशुपालकों के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे चारागाह बर्फ मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वहां से बर्फ पिघल जाएगी तो वनस्पतियां, वेजिटेशन ठीक है, बर्फ मुक्त हो जाती हैं। ठीक है, तो अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। चिनूक का अर्थ क्या है? हिमबख्शी। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग, मैप नहीं लगाए हैं क्योंकि मुझे लगता नहीं इसमें जरूरी था मैप लगाना, इसलिए मैप नहीं लगाए हुए हैं। ठीक है, शुष्क हवा है जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। इसके प्रभाव से जाड़े का तापमान बढ़ जाता है तथा बर्फ क्या है? पिघल जाती है। ठीक है, एवं शीतकाल में भी हरी भरी घासें उग जाती हैं और यह पशुपालकों के लिए लाभदायक है कि क्योंकि इससे चारागाह बर्फ मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए चिनूक क्या है? एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड्स है। ठीक है, जो क्या है? जाड़े का तापमान बढ़ा देती है। ये कहाँ पे चलती है? रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 दक्षिणी गोलार्ध में, एक मिनट यहाँ पे होगा। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर और बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण? ए तापमान, टेम्परेचर, बी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंड डी द वेव प्रेशर। बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? आंसर क्या होगा? सी पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध में जैसे कि अभी जस्ट बताया था आपको, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में पवन के दाहिनी ओर विचलन कोरियोलिस बल के कारण होता है। ठीक है, और कोरियोलिस बल क्यों होता है? क्योंकि कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही उत्पन्न होने वाला एक बल है। ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ठीक है, तो उसके घूर्णन से उत्पन्न होने वाला बल कौन सा है? कोरियोलिस बल एंड कोरियोलिस फोर्स। तो क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में पवन के दाहिनी ओर विचलन होता है। कि किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण होता है। और कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला क्या है? बल है। तो इसमें जैसे पूछा गया दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या हो गया? पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से, हाई प्रेशर बेल्ट से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। ए पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज, डी व्यापारिक पवनें, सी मानसून पवनें और डी समुद्री पवनें। बताइए कौन सी होती हैं? व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स, मानसून मॉनसूनल विंड्स एंड समुद्री व सी विंड्स। ठीक है, सी विंड्स। बताइए कौन सी होती है? क्या था पूछा था मैंने? हाँ, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या है? आंसर क्या होगा? बी व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स। बी होगी व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड। आंसर हो गया बी। ठीक है, अच्छा, भूमध्य सागर लगभग 30 से 40 अक्षांशों के मध्य स्थित है। भूमध्य सागर लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। कि ठीक है, वायुदाब की पेटियां होती हैं, ठीक है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी के अंतर्गत आएगा। जैसे कि यह है, मान लो अर्थ है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, ओके, इक्वेटर लाइन, सॉरी इक्वेटोरियल करंट बोल रहे। पढ़ाते पढ़ाते ना कई बार ये याद नहीं रहा कि पढ़ा क्या रहे हैं। इक्वेटर, सॉरी, इक्वेटर लाइन, इसको ये बोलते हैं मेडिटेरियन लाइन या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं।
तो यहाँ पे जो प्रेशर बेल्ट पाई जाएगी, यहाँ पे जो प्रेशर बेल्ट होगी तो वो क्या होगी, निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, निम्न वायुदाब की पेटी होगी। ठीक है, और यहाँ से जस्ट यहाँ पे चलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। ठीक है, ये 60 डिग्री, ये साउथ है, यहाँ पे लिख देते हैं ये साउथ है एंड ये नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे जो बेल्ट होगी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा उपध्रुवीय 60 डिग्री पे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब होगा। ठीक है, 1 मिनट बच्चे रुकना। ठीक है, विषुवत रेखा पे निम्न वायुदाब होगा और 30 पे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब होगा और 60 पे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब होगा, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। ठीक है, और फिर ध्रुवों पे होगा उच्च वायुदाब, फिर ध्रुवों पे होगा उच्च वायुदाब। यहाँ पे 1 मिनट, पोलर बेल्ट, यहाँ होगा उच्च वायुदाब। ठीक है, यहाँ पे होगा उच्च वायुदाब। ठीक है, टेम्परेचर जहाँ अधिक होगा तो हाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और जहाँ पे प्रेशर अधिक होगा वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्यसागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। ठीक है, भूमध्यसागर लगभग 30 से 40 अक्षांशों के मध्य, और भूमध्यसागर होगा यहाँ पे 30 से 40 डिग्री के अक्षांशों के मध्य, यहाँ पे 30 से 40 डिग्री के अक्षांश के मध्य भूमध्यसागर होगा। यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उपोष्ण उच्च वायुदाब यहाँ पे 1 मिनट, मेडिटेरियन सी होगा यहाँ पे, तो यह कहाँ पे आएगा, 30 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य क्या होगा, भूमध्यसागर, और ये किस उसमें आएगा, प्रेशर बेल्ट का उपोष्ण उच्च वायुदाब में, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में। ठीक है, बेसिक बताएंगे ना तब पढ़ाएंगे पूरा, क्योंकि अभी सिर्फ क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बताया हमने आपको, उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। यह पेटी गतिजन होती है, गतिजन पेटी है कि अकॉर्डिंग टेम्परेचर और गति के अकॉर्डिंग इनका चेंजिंग होती रहती है। ग्रीष्मकाल में इन अक्षांशों में व्यापारिक हवाएं, ट्रेडविंड्स तथा शीतकाल में पछुआ हवाएं, वेस्टर्लीज, अर्थात इन क्षेत्र की ओर हवाएं न चलकर हवाएं इस क्षेत्र से उत्तर पूर्व पछुआ और उत्तर पश्चिम व्यापारिक दिशा की ओर चलती हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, भूमध्यसागर लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांशों में स्थित है। यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है और यह पेटी गतिजन होती है और ग्रीष्म काल में इन अक्षांशों में व्यापारिक हवाएं तथा शीतकाल में पछुआ हवाएं चलती हैं। ठीक है, अर्थात इस क्षेत्र की ओर हवाएं न चलकर हवाएं इस क्षेत्र से उत्तर पूर्व यानी पछुआ और उत्तर पश्चिम यानी व्यापारिक दिशा की ओर चलती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अवलक्षण है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अवलक्षण है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी, मानसून जलवायु, मानसूनी क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट, मानसून जलवायु। ठीक है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूप अवलक्षण है, मानसून जलवायु। उत्क्रमण क्या है, अच्छा, मानसूनी पवने वे पवने हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। उत्क्रमण माने बिल्कुल उलट जाना, पलट जाना। ठीक है, मानसूनी पवने वे पवने हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती। ये पवने ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर
जब गर्मियां होती हैं ग्रीष्म ऋतु में तो 6 महीने ये समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में विंटर सीजन में 6 माह स्थल से सॉरी स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ठीक है, अगेन रिपीट करें। मॉनसूनल विंड्स, मॉनसून पवने वे पवने हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार, ठीक है, सीजन के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। इसे पूछा है ना, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूप अभिलक्षण है। ठीक है, ये पवने ग्रीष्म ऋतु में समर सीजन में 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर, 6 माह में जब क्या रहता है ना, गर्मी रहेगी ना, समर सीजन रहेगा तो ऑब्वियस है कि समुद्र का जो टेम्परेचर होगा, जो वाटर का टेम्परेचर वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, और किसके, लैंड के अकॉर्डिंग, लैंड की अपेक्षा। तो ग्रीष्म ऋतु में 6 माह समुद्र से स्थल की ओर और तथा शीत ऋतु में विंटर सीजन में 6 माह स्थल समुद्र की ओर क्या ही हवाएं चलने लग जाती, इनको क्या बोलते हैं, मॉनसूनल विंड। ठीक है, और जैसे कि इसमें पता है कि उत्क्रमण होता है, बिल्कुल पवनों का कौन सा मौसमी उत्क्रमण है जिसका प्रारूपी अपलक्षण है कि बिल्कुल उलट जाना। ठीक है, तो मानसून जलवायु क्या हो गया, मानसून क्लाइमेट। आंसर क्या हो गया, सी। आंसर हो गया सी। 1 मिनट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, फोन एक स्थानीय पवन है। फोन, 1 मिनट, यहाँ पे ये मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे चांदबिंदी होगी। फोन एक स्थानीय पवन है। फोन एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड्स है। ए चीन की, बी कोरिया की, सी जापान की और डी स्विट्जरलैंड की। बताइए कहाँ की स्थानीय पवन है फोन। ठीक है, आंसर क्या होगा, कहाँ की स्थानीय पवन है ये, स्विट्जरलैंड की। फोन कहाँ की स्थानीय पवन है, स्विट्जरलैंड की, डी। आंसर हो गया डी। फोन एक स्थानीय पवन है किसकी, 1 मिनट बच्चे, स्विट्जरलैंड की। ठीक है, अभी जस्ट इसमें बताएंगे, एक क्वेश्चन और करा लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। फोन, ये फोन नहीं है, फोन है, 1 मिनट, अंग बिंदी नहीं है यार, फोन ऐसे होगा। ठीक है, फोन, सिमूम, सेंटाना, जोंडा, अर्जेंटा, कुर्दिस्तान, कैलिफोर्निया, आल्पस। एंड ए बी सी डी इस तरह मैच किया हुआ है, तो आप मैच कीजिए, फिर उसके बाद इसका सही आंसर देना है। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूचियों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, ठीक है, नहीं, आंसर क्या होगा इसका, बी। आंसर क्या होगा, बी। अभी मैच कर लेते हैं, आंसर हो गया बी। ठीक है, आंसर हो गया बी, मैच कर लेते हैं। ठीक है, फोन क्या है, फोन है फोन क्या है, आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। फोन क्या है, आल्पस पर्वत। यहां से मैच कर लेते हैं, आल्पस, तो ए का 4 हो गया, ए का 4 इसमें भी है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, देख लेते हैं, ए का 4। ठीक है, और सिमूम क्या है, अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा है, और कुर्दिस्तान इसी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, सिमूम अरब रेगिस्तान, तो ये हो गया कुर्दिस्तान। बी का 2 हो गया। ठीक है, और सेंटाना क्या है, दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय हवा है, दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय हवा है सेंटाना। सी का 3rd हो गया, और डी का जोंडा, अर्जेंटीना। जोंडा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के सहारे अर्जेंटीना में प्रभावित होती है। ठीक है, तो आंसर हो गया ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। आंसर हो गया ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। चलो थोड़ा बता देते हैं, फोन क्या है, यहाँ पे फोन क्या है, आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल से, आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल
ढाल से ऊपर 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 चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे, चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे, ठीक है, नीचे उतरती है। कौन सी? फॉन नीचे उतरती है। और ठीक है, इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है सर्वाधिक प्रभाव? स्विट्जरलैंड में, जैसा कि इसमें बताया भी गया है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। फॉन। सिमूम क्या है? सिमूम है अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा। अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा। शुष्क हवा, ठीक है। और कुर्दिस्तान इसी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, ठीक है। अरे कुर्दिस्तान इसी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसलिए। एंड सेंटाना, सेंटाना क्या है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय हवा। ये कहाँ चलती है? दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली, ठीक है। ये चलेगी दक्षिण कैलिफोर्निया में, ठीक है। एंड जोंडा क्या है? एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल, एंडीज पर्वत के, एंडीज पता है कहाँ है एंडीज? कमेंट करके बताइएगा एंडीज कहाँ है, बताओ। सारा कुछ बता चुके हैं, सारा पढ़ा चुके हैं, बार बार अब नहीं बोलेंगे। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के सहारे, पूर्वी ढलान के सहारे, ठीक है। अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। कहाँ चलती है? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में चलती है, ठीक है। कहाँ चलती है? अर्जेंटीना में, ठीक है, में प्रवाहित होती है, प्रवाहित, ठीक है, हो गया। फॉन्च आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल किससे ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सारे नीचे उतरती है। स्विट्जरलैंड में इसका सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव होता है। सिमूम अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा है। और सेंटाना दक्षिण कैलिफोर्निया में चलेगी। और जोंडा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है, ठीक है। जैसे कि अभी बताया था फोन क्या है, तो इसलिए मैंने कहा था आगे एक्सप्लेनेशन कर देंगे, तो फोन को आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 11th, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ए चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में है क्या? बी सिरोको सिसिली में है। सी बिलिजार्ड चिली। और डी नॉर्वेस्टर भारत। चिनूक क्या संयुक्त अमेरिका में चलती, सिरोको क्या सिसिली में, बिलिजार्ड क्या चिली में, और नॉर्वेस्टर क्या भारत। नॉर्वेस्टर हो गया या नॉर्वेस्टर? नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर, ठीक है। बताइए तो आंसर क्या हो गया? कौन सा सुमेलित नहीं? अंडरलाइन कर लेंगे नहीं पे सबसे पहले, सिली मिस्टेक से बचेंगे, हम ह्यूमन एरर से बचेंगे। तो क्या होगा? आंसर होगा सी बिलिजार्ड सुमेलित नहीं है। कौन सा? बिलिजार्ड सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्यों बिलिजार्ड? चलो अब थोड़ा बता देते हैं आपको। चिनूक क्या है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत के पूर्व में प्रवाहित होने वाली स्थानीय हवा। जैसे बताया था, चिनूक क्या है? हिमबख्शी है ना, बताया था ना अभी, ठीक है। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में रॉकीज पर्वत के पूर्व में प्रवाहित होने वाली स्थानीय हवा है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। कौन सी? एक मिनट, हमको हमारा कर्सर ही नहीं दिखता कई बार। ये सही है, ठीक है। एंड सिरोको क्या है? सिरोको, सिरोको क्या है? ये सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर सिसिली, इटली, स्पेन आदि यूरोपीय क्षेत्रों या देशों में प्रविष्ट होती है। कौन सी? सिरोको। ये भी सही है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ और होती है ये भी लिख देते हैं, ठीक है। सिसिली में तो होती है इटली, इटली, एक मिनट,
इटली, शिराको के सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर सिसिली, इटली, स्पेन आदि देशों में, ठीक है। और ये कहाँ से चलती है? शिराको सहारा मरुस्थल से, ठीक है। और ब्लिजार्ड क्या है? ब्लिजार्ड हिम झंझावत युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं। ये क्या है? पोलर विंड्स होती हैं। कौन सी? ब्लिजार्ड। ये होती है पोलर विंड्स। क्या है? ध्रुवीय हवाएं। ठीक है, ध्रुवीय हवाएं। इनका प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चिली इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ब्लिजार्ड में कहाँ का ये ध्रुवीय हवाएं, और ये चलती कहाँ कहाँ है ये? क्योंकि ध्रुवीय हवाएं हैं तो ऑब्वियस से कहाँ चलेंगी? इनका प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, जो दक्षिण ध्रुव क्षेत्र होगा ना, पोलर रीजन, साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ होगा? साइबेरिया रीजन, जानते हो ना, रूस में साइबेरिया, कनाडा एंड कहाँ पे? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य अमेरिका, ठीक है। चिली में नहीं चलती है, ठीक है। चिली तो कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। चिली कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। डू यू नो? ठीक है। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को? ब्लिजार्ड क्या है? ब्लिजार्ड क्या है? ये ध्रुवीय हवाएं होती है और इनका प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। याद रखना कौन सा रीजन रहेगा इनका प्रवाह क्षेत्र? दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, नॉर्थ पोलर रीजन, ठीक है। नॉर्थ पोलर रीजन में साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त अमेरिका, ये रीजन इनके आएंगे, क्षेत्र आएंगे जहाँ पे ब्लिजार्ड चलेगी। ये चिली में नहीं चलेगी। ये क्वेश्चन गलत है, जैसे कि आंसर बैक पूछा गया तो कौन सुमेलित नहीं, तो ये सुमेलित नहीं होगा। एंड देन नॉर्वेस्टर क्या है? भारत में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं नॉर्वेस्टर। इन्हीं को क्या बोलते हैं? काल वैशाखी, जिन्हें काल वैशाखी भी कहा जाता है, ठीक है, नॉर्वेस्टर को। ये क्या भारत में चलती हैं, ठीक है, भारत में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं, जैसे कि इसमें बताई गया है। इन्हें क्या बोलते हैं? काल वैशाखी। स्थानीय पवन है ना। एक मिनट बच्चे, काल वैशाखी, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं नॉर्वेस्टर को, ठीक है। काल वैशाखी भी कहा जाता है। एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। फोन क्या है? फोन तो अच्छा बता ही चुके हैं, ये क्या बताना, ठीक है। चिनूक क्या है? ये भी बताया आपको, संयुक्त अमेरिका में रॉकीज पर्वत के पूर्व में प्रवाहित होने वाली स्थानीय हवाएं। और शिरोको क्या है? सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर सिसिली, इटली और स्पेन आदि यूरोपीय क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली। और ब्लिजार्ड क्या है? एक हिम झंझावत ध्रुवीय हवा है, पोलर विंड्स है। इनका प्रवाह क्षेत्र दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त अमेरिका में है और चिली इसके अंतर्गत नहीं आता, जैसे कि इसमें बताया गया। ये ऑप्शन गलत है। और नॉर्वेस्टर क्या है? भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है, लोकल विंड्स है, जिन्हें काल वैशाखी भी कहा जाता है, ठीक है। दैट आंसर क्या हो गया? सी, सी नॉट में, ठीक है, नॉट करेक्ट। एंड 12th है निम्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? ब्लड रेन, ठीक है। तो ए इटली में, बी फ्रांस में, सी कनाडा में, डी स्पेन में। किस एक में रुधिर वर्षा होती है बताइए? आंसर क्या होगा? ए इटली। रुधिर वर्षा, ब्लड रेन, ठीक है, यहाँ पे लिख। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे क्या होता है ब्लड रेन, ठीक है। सहारा, जैसे कि अभी बताया था, कौन सी? सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क तथा रेत भरी हवा शिरोको। क्या है? शिरोको। ये सारा काम किसका है? कौन सी स्थानीय पवन का है? शिरोको, ठीक है, ये पूछा जाता है इसलिए बता रहे। शिरोको क्या? सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली, यहाँ लिख लीजिए आप, सहारा मरुस्थल से, सहारा डेजर्ट
से भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी की ओर चलने वाली, की ओर चलने वाली, चलने वाली, चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत भरी हवा, चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत भरी, इसमें रेत की मात्रा होगी, हवा है कौन सी, शिरोको। अच्छा, इस हवा के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं, भूमध्य सागर के ऊपर से होकर जब ये हवाएं गुजरेंगी, कहाँ से, सहारा मरुस्थल से। सहारा मरुस्थल क्या है, अफ्रीका में है। अफ्रीका के कहाँ पे है, नॉर्थ में है, और नॉर्थ के जस्ट उसमें लगा हुआ है मेडिटेरियन सी। ठीक है, जब ये सहारा मरुस्थल से हवाएं चलेंगी और फिर मेडिटेरियन सागर के ऊपर से गुजरेंगी, ठीक है, भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरेंगी, तो नमी क्या हो, नमी धारण कर लेती है और दक्षिणी इटली में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती है। जब ये वर्षा के साथ, जैसे वर्षा होगी तो वर्षा के साथ ये जो रेत, वहाँ की जो रेड सैंड लेके आई हैं, लाल रेत, वो नीचे बैठती है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, रुधिर वर्षा, रक्त वर्षा, रुधिर वृष्टि या ब्लड रेन कहा जाता है। समझ गए ना, इसे ही ब्लड रेन कहा जाता है। क्या होता है कि ये जो सहारा मरुस्थल से चलती हैं अफ्रीका के नॉर्थ में और मेडिटेरियन सी से जब होकर गुजरेंगी, जब इटली तक पहुंचेंगी तो वहां पे नमी धारण कर लेती। जब वहां वर्षा करेंगी तो इसके साथ लाई गई जो रेड सैंड है वो जब नीचे बैठेगी तो यह वर्षा का कलर कैसा होगा, रेड कलर जब हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे कि क्या है, ये रक्त वर्षा है, क्या है, ब्लड रेन। तो इसी को बोलते हैं ब्लड रेन, रुधिर वर्षा या रक्त वर्षा। तो यह कौन करता है, कौन सी स्थानीय पवन इसके लिए जिम्मेदार है, रुधिर वर्षा करने के लिए कौन सी स्थानीय पवन जिम्मेदार है, शिरोको। और ये कहाँ पे करती है, इटली में। ठीक है, समझ गए ना, आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। स्थानीय वायु का नाम है, स्थानीय मतलब लोकल विंड्स, एंड संबंधित देश उससे रिलेटेड कंट्रीज हैं। फर्स्ट शिरोको फ्रांस, बोरा इटली, बिलिजार्ड कनाडा। उपर्युक्त में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा मैच नहीं है। ठीक है, ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, और सी सेकंड एंड थर्ड, एंड डी केवल थर्ड। बताइए, उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आंसर क्या होगा, ए केवल एक सुमेलित नहीं है, केवल एक। मैच कर लिया ना, केवल एक सुमेलित नहीं है, शिरोको। इसमें बताया ना, अभी जस्ट बताया शिरोको कहाँ चलती है, अभी जस्ट बताया था बच्चे, शिरोको कहाँ चलती है। शिरोको एक भूमध्य सागरीय पवन है जिसका उद्गम सहारा रेगिस्तान में होता है, जस्ट अभी बताया। और शिरोको पवन द्वारा लीबिया से उठाए गए धूल कण को माल्टा, इटली, क्रोशिया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया एवं ग्रीस तक पहुंचाया जाता है। अतः यह फ्रांस से संबंधित नहीं है, फ्रांस में नहीं चलती है। ठीक है, कहाँ पे होगी, ये सहारा रेगिस्तान में तो इसका ओरिजिन होता है शिरोको पवन का। ठीक है, और यह लीबिया से उठाए गए धूल कण को माल्टा, इटली, क्रोशिया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, मोस्टली इटली के बारे में पूछा जाता है, मोस्टली इटली के बारे में पूछा जाता है, और ग्रीस तक पहुंचाया, लेकिन ये फ्रांस तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, फ्रांस तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो ये मैच नहीं होगा, केवल फर्स्ट। एक मिनट बच्चे, ये मैच नहीं होगा। बोरा इटली में है, बोरा जो लोकल विंड से इटली में चलती है, और ब्लिजर्ड अभी जस्ट बताया था ध्रुवीय क्षेत्रों में कनाडा में चलती है। ठीक है, कनाडा में चलती हैं, और बोरा क्या इटली में चलती है। एक मिनट बच्चे, एक मिनट देखते हैं, बोरा के बारे में कुछ बताएं अगर कुछ पता हो। बोरा क्या है, शुष्क तथा अति ठंडी प्रचंड हवा है जो कि एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है। ठीक है, खासकर उत्तरी इटली का भाग बोरा द्वारा अधिक प्रभावित होता है। जहां पर आल्पस से दक्षिणी ढाल से नीचे उतरकर ये उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हवाएं दक्षिण दिशा में प्रभावित होती हैं। ठीक है, कौन सी, बोरा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आंसर होगा ए, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन और है क्योंकि 15 ही क्वेश्चन कराते हैं। किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन कहता है? डॉक्टर विंड्स कहा जाता है। एक मिनट, डॉक्टर, किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है? शिरोको, बी हरमट्टन, याद अटा होगा, हरमट्टन, एंड सी बोरा, एंड डी लू। किसको डॉक्टर पवन कहा जाता है? हरमट्टन किसको, किस स्थान पर डॉक्टर पवन कहा जाता है? आंसर होगा बी, हरमट्टन को। आंसर हो गया बी, हरमट्टन को। थोड़ा वॉइस आएगी, शोर हो रहा है एक्चुअली। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में, हरमट्टन के बारे में बता देते हैं ना, हरमट्टन के बारे में, क्योंकि इसे डॉक्टर विंड्स बोलते हैं, हरमट्टन। ठीक है, ठीक है, हरमट्टन। ये क्या, सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व से तथा पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को हरमट्टन कहते हैं। इतना बस आप बता रहे हो, सहारा रेगिस्तान में के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को हरमट्टन कहते हैं। अच्छा, हरमट्टन ये डॉक्टर विंड्स इन्हें क्यों कहा जाता है? इसका रीजन क्या है? यहाँ पे लिख देते, कहाँ चलती हैं? सहारा। एक मिनट, अच्छा, सहारा रेगिस्तान की पूर्वी भाग से, रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में, एक मिनट इरेजर ले लेते थोड़ा। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व, ये पूछा जाता है ना इतना कई बार डेप्थ में, उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली, पश्चिम दिशा में, क्योंकि आयोग अब काफी डेप्थ में क्वेश्चन बनाने लग गया, ठीक है, चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा। ये क्या है? गर्म तथा शुष्क, ड्राई विंड, हॉट एंड ड्राई। ठीक है, सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। ठीक है, कौन सी? हरमट्टन। डॉक्टर विंड क्यों कहते हैं, इसका रीजन बता देते हैं। सहारा रेगिस्तान के ऊपर से आने के कारण, ठीक है, जब ये सहारा रेगिस्तान से ऊपर से होकर गुजरेंगी तो इनकी जो रही सही भी नमी होगी, मात्रा भी होगी, तो वो डेजर्ट रीजन से जब गुजरेंगी तो वो भी इनकी चली जाएगी, जो इनमें नमी होगी, तथा उष्णता भी बढ़ जाती, क्योंकि अब इनका क्या है, ड्राइनेस भी बढ़ जाएगी। इस समय ये अपनी साथ रेत की अत्यधिक मात्रा भी क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं, जिसमें लाल रेत की बहुतायत मात्रा होती है। अब क्या हो गया, अफ्रीका का पश्चिमी तट उष्ण तथा आर्द्र होता है। अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट होगा ना, वो उष्ण तथा आर्द्र होता है, जिस कारण नीरसता एवं आलस बना रहता है। अधिकतम तापमान पर अधिक आर्द्रता का होना मानव जीवन के लिए कष्टप्रद होता है। ठीक है, अधिकतम तापमान होगा और ह्यूमिडिटी भी उतनी होगी, तो क्या होगा, वहां का जो जीवन होगा वो कष्टप्रद होता है, तथा कई रोग भी होते हैं। ठीक है, बहुत डिसीजेस होने लग जाती है। परंतु हरमट्टन के आगमन पर मौसम शुष्क हो जाने के कारण सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है, क्योंकि ये ड्राई विंड्स होती है, शुष्क हवा होती है। जब वहां पे आएंगी तो ये क्या हो जाएगी, वहां की जो आर्द्रता को वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो वहां पे मौसम क्या हो जाएगा, सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाएगा। जो एकदम से नमी भरा था, उष्ण था और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी,
ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सुहाना मौसम हो जाएगा। क्योंकि हर्मट्टन की उष्णता तथा शुष्कता के कारण वायुमंडल की आर्द्रता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसी प्रभाव के कारण गिनी तट पर इस हवा को डॉक्टर की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह हवा अति प्रचंड होती है, जिस कारण वृक्ष के तने तक कट जाते हैं, ठीक है, और वनस्पतियां भी झुलस जाती हैं, ठीक है। ये होता है इसका ये रीजन, क्योंकि ये क्या होती है, शुष्क होती है, और जब ड्राई विंड्स होती है, सहारा रेगिस्तान से होकर गुजरेंगी, तो पहले इनमें जो नमी भी होती है वो भी नहीं रह जाती है। और उसके बाद क्या होता है, ये जब ये अफ्रीका का जो पश्चिमी तट होगा बहुत ज़्यादा आर्द्र और ह्यूमिड होता है, ठीक है, वहाँ जाएंगी तो ये वहाँ की आर्द्रता को एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो वहाँ का मौसम अच्छा ही सुहाना हो जाएगा। तो वहाँ के लोगों को क्या है, होती है ना गर्मी, उमस, इससे राहत मिलेगी, तो इसको क्या बोलते हैं। और काफ़ी लोग स्वास्थ्यप्रद और सुहाना मौसम होने के कारण इनको हर्मट्टन को डॉक्टर विंड्स की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि वहाँ इनके पहुँच जाने के कारण मौसम अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये है रीज़न इसके पीछे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, सुमेलित करना है और इसमें सुमेलित करने के बाद सही उत्तर का चयन करना है। पेम्पेरो क्या है, पेम्पेरो क्या है, एक मिनट, क्या पेम्पेरो दक्षिण अमेरिका के पंपास में चलने वाली उत्तरी पश्चिमी हवा है। पुर्गा क्या है, रूसी टुंड्रा में चलने वाली बर्फीली ठंडी हवा है। यामो क्या है, जापान की एक गर्म तथा शुष्क हवा है। और बाइस क्या है, फ्रांस की एक अति ठंडी हवा है। बताइए क्या है, ए बी सी डी में क्या होगा, तो आंसर कर लेते हैं मैच। पेम्पेरो है क्या, सारे मैच हैं। पेम्पेरो है दक्षिण अमेरिका के पंपास में चलने वाली उत्तरी पश्चिमी हवा है। और पुर्गा क्या है, रूसी टुंड्रा में चलने वाली बर्फीली ठंडी हवा है। और यामो क्या है, जापान की गर्म तथा शुष्क हवा है। और बाइस है, फ्रांस की एक अति ठंडी हवा है। तो आंसर हो जाएगा, सारे मैच है 1 2 3 4, आंसर हो गया बी, ठीक है, आंसर हो गया बी, ठीक है। अगेन रिवाइज कर लो, पेम्पेरो दक्षिण अमेरिका के पंपास चलने वाली उत्तरी पश्चिमी हवा। पुर्गा रूसी टुंड्रा में चलने वाली बर्फीली ठंडी हवा। यामो जापान, जैसा कि नाम से है, जापान की गर्म तथा शुष्क हवा। और बाइस है, फ्रांस की अति ठंडी हवा, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अब कोई आगे क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम परसों आएंगे। फिजिकल जियोग्राफी के 2-3 टॉपिक हैं, जैसे पीवाई क्वेश्चन सारे करा देंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में एंटर करेंगे। देन उसके बाद हम यूपी जियोग्राफी में एंटर करेंगे, ठीक है। और मैंने सारे वीडियोस जो बनाए हुए हैं सारे देख लीजिएगा बच्चे, सारा इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी हम पढ़ा चुके हैं। और ये शायद 3rd लेक्चर है फिजिकल जियोग्राफी का, ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। परसों लेके फिर आएंगे और 30 तक हम क्लास लेंगे, कि उसके बाद हम दिवाली वेकेशन रहेगा ना, उसके आफ्टर दिवाली वेकेशन के क्लास लेंगे, ठीक है। इसलिए बच्चे कैसा लगे क्लास जरूर बताइएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए, जिससे लोग कॉन्सेप्ट को समझ पाएं और क्वेश्चन अधिक से अधिक कर पाएं, ठीक है। रटने से कभी भी क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। पढ़ते रहिए, क्लास देखते रहिए, स्पीड में लगा के देख लीजिए, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको सारा रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।